प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन। साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। एक भरपूर मुहिम उन्होंने चलाई और अपने जो मुखालिफ उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त दी है। लैंडस्लाइड विक्ट्री। न सिर्फ ये कि सदारती दौड़ में वो जीते, बल्कि हाउस ऑफ रिपब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर भी बरतरी हासिल कर ली और सेनेट में भी रिपब्लिकन्स ने बरतरी हासिल कर ली है। और जब इन्होंने विक्ट्री स्पीच की तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अब सब कुछ फिक्स कर दूंगा। मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो सुनते हैं, फिर शामी साहब की तरफ जा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वें सदर होंगे। जी हाँ। जब पहले मुंतखब हुए थे तो 45वें सदर थे। वो फॉर्म 45 भी आ गया और फॉर्म 47 भी आ गया और फॉर्म में भी आ गए। और पहले भी उन्होंने एक खातून को शिकस्त दी थी, हिलरी क्लिंटन को, और अब भी कमाला हैरिस जो है उनको शिकस्त दी है। अब हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, उसमें भी बहुत ज़ेर बहस रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाँ जी। तो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और बाद दूसरे दोस्तों ने भी हाँ जी कुछ इशारे खासी ट्वीट्स कर रखी हैं। अब कुछ तो डिलीट कर रहे हैं और कुछ शर्मिंदा हैं। तो बहरहाल उनको मुबारकबाद दे दी गई है। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, और ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं सबका सदर हूँ, मुझे सब ने वोट दिए हैं। अच्छा। यानी मुसलमानों ने, अरबों ने और दूसरे तमाम जो मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ नयाद जो अमेरिकन हैं, इसलिए मैं सब के मफादात का ख्याल रखूँगा। अमेरिका को अजीम तर बनाने का वक्त आ गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जंगें अब बंद कराऊँगा। हाँ जी। और ये शुरू भी नहीं करूँगा बल्कि जो चल रही हैं वो बंद करूँगा। हमास जो है, हमास ने भी तवक्को जाहिर की है, रद्द-ए-अमल आ गया, उनको वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। तो ख़ास तवक्को लगाई जा रही है कि जंग गजा में वो बंद कराएं। अब देखते हैं। यूक्रेन के सदर ने भी यूक्रेन के सदर जो हैं व्लादिमीर, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। तो अब ये भी है, यूक्रेन की तरफ भी उनके पुतिन से भी ताल्लुकात हैं। तो अब किस तरीके से अमेरिका जो है अजीम बनता है। अब तो देखें ना, को कह रहे 2 करोड़ से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन जो है, मुकीम है, जो चोर दरवाज़ों से आए हैं। हाँ जी। या विजिट वीज़ा पे आए, वीज़ा ख़त्म हो गया, वापस नहीं गए, इलीगल हो गए, तो उनको वापस भेजना है। मैक्सिको के सरहद के साथ उन्होंने दीवार बनानी शुरू की थी, उसे जो बाइडेन ने रोक दिया। अब वो दोबारा शुरू करेंगे। तो उनका कहना यह कि जो अमेरिका में जो भी आए वो कानूनी तरीके से आए, जो गैर कानूनी तरीके से आए हैं उनका नाटका बंद करेंगे। गोया अब ये सारे वादे उनके हैं उसमें। और फिर ये भी है कि उनके ऊपर तो देखें ना, मुकदमात भी दर्ज हैं। हाँ जी। फर्द जुर्म भी ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो अगर व्हाइट हाउस ना गए तो जेल चले जाएंगे। और देखें, अमेरिकन सिस्टम खूब है कि कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती। आप अगर अमेरिका में पैदा हुए हैं, अमेरिकन शहरी हैं और इंतखाब लड़ना चाहते हैं और इंतखाब लड़ने के अहल हैं, आपकी उम्र 35 साल है, तो फिर आप कुछ हो जाए, आपका रास्ता रोका नहीं जा सकता। हमारे यहाँ भी पुराने अहले सियासत जो थे, नसरुल्लाह खान और दूसरे, वो कहते थे सियासतदानों का एहतसाब जो है ना, वो अदालतें नहीं करती। अच्छा। वो अवाम करते हैं। ठीक है। अवाम ही को मौका मिलना चाहिए कि सियासतदानों का एहतसाब करें। लेकिन हमारे यहाँ तो सियासतदानों का एहतसाब बार बार किया गया है और नतीजा कुछ नहीं निकला। 2-4 साल के बाद फिर वही जिंदा हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तुम्हारा हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ हैं। सर उनको हम मिला रहे हैं अभी, उनको जो है वो ट्राई करते हैं। कुछ आवाज़ का मसला तो नहीं, आ गए सर। अस्सलाम वालेकुम हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब। मुबारक हो जनाब आपको, ट्रंप साहब मुंतखब हो गए। मुबारक तो अमेरिका के अवाम को होनी चाहिए कि उन्होंने ये फैसला किया है। जो भी जीते अमेरिका के अवाम का ही फैसला है। और अमेरिका का निज़ाम जो है, आप बहुत सही तौर पे बयान कर रहे थे कि वो यही है कि सियासतदानों का एहतसाब सियासत के ज़रिए ही होता है। पाकिस्तान में मैं बहुत सारे लोगों के तबसरे सुन रहा हूँ। हमारे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो गई। अमेरिका में उस तरह की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जैसी हमारे यहाँ है। वहाँ तो अब वो मुंतखब हो गए,
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके हवाले से बदलनी शुरू हो जाएंगी। को तकरीबन 5,000 जो आला अफसरान हैं हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के, उनका तकर्रुर वो करेंगे, और 4 साल के लिए उनके पास मुकम्मल इख्तियार होगा इंतज़ामी नौइयत का। उसे ये आप बताएं कि ये एक ऐसा अमेरिकी सदर जो एक बार इलेक्शन हार के फिर दोबारा मैदान में आया हो, ये तो एक तारीखी कामयाबी है ना। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार हारने वाले ने फिर एक और बार इलेक्शन लड़ा है, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। हाँ, तारीख में सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है कि सदर मुंतखब हुए ग्रोवर क्लीवलैंड साहब, उसके बाद वो इलेक्शन हारे, उसके बाद जो अगला इलेक्शन था बिल्कुल ट्रंप साहब की तरह उन्होंने जीता। तो 3 इलेक्शन लड़े, पहला जीते, दूसरा हारे, तीसरा फिर जीत गए। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ये 45वें सदर थे अमेरिका के तरतीब के लिहाज से, और 47वें भी यही होंगे। तो आप समझते हैं कि गजा में जो जंग बंदी की तवक्को लगाई जा रही है, या यूक्रेन में जो उनकी तरफ देखा जा रहा है कि जंग बंद कराएंगे, को इसमें इस उम्मीद पे पूरा उतरेंगे वो? देखें, बहुत सारी उम्मीदों पे कोई भी पूरा नहीं उतर पाता। पिछली बार भी वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे थे, इसी वजह से 2020 में वो इलेक्शन हारे थे। यूक्रेन के मामले में तो शायद उनका फलसफा ये है कि हम मगरबी ममालिक पर वो दबाव डालेंगे और अमेरिका जो है वो मदद करनी बंद कर देगा यूक्रेन की। अगर यूक्रेन की मदद बंद हो गई तो जंग बंद हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, फैसला बिलाखिर यूक्रेन के रहनुमाओं को करना है कि वो किन शराइत पे रूस के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। ट्रंप साहब का जो रवैया है वो तो ये है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यूक्रेन अगर अपना उसको आधी सरजमीन देनी है रशिया को तो दो और ख़त्म करो। तो ये होगा नहीं आसानी के साथ। ये उनका कारोबार वाली अप्रोच है कि अच्छा भाई तुम्हारा $1 लाख का बिल है, मैं तुम्हें सिर्फ 60,000 दे रहा हूँ, लेते हो तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। ये कौमों के लिए आसान नहीं होते ऐसे फैसले। यही होगा इसराइल और फ़लस्तीन में भी। जंग बंदी के लिए वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनी भी शराइत मान लें और उसके नतीजे में इसराइल जंग बंदी पर आमादा हो जाए, लेकिन इसराइल फ़लस्तीनियों के कुछ शर्तें माने बगैर आमादा नहीं होगा। और फ़लस्तीनी सिर्फ ट्रंप साहब के कहने पर कोई शर्त क्यों मान लेंगे? क्योंकि अब जंग जो है उससे आजिज़ तो आ चुके हैं ना। जंग से आजिज़ तो हर एक है, लेकिन शामी साहब, जंगों के जो असबाब होते हैं, जंगों के ख़ात्मे के लिए उन असबाब को ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ती है, और अगर मुतहारिब जो ताकतें हैं उनके पास कोई ना कोई सपोर्ट का ज़रिया मौजूद हो तो फिर वो लड़ती रहती हैं। मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप साहब ने जो काम किया है वो है जो और भी बहुत से मुल्कों में हो रहा है, कि कोई फ़र्द खड़ा होता है और वो लोगों की जो यानी उनके जो जज्बात हैं नब्ज और पर हाथ रखना, जो उनकी मायूसियां हैं उनको बयान कर देता है, और फिर कहता है मैं इन सबको हल कर दूंगा, लेकिन हल तो नहीं कर पाता, क्योंकि बाज मायूसियां, बाज मजबूरियां, बाज मुश्किलात जो हैं वो हालात की वजह से होती हैं जो किसी के काबू कानी साहब, नहीं। अभी जो कुछ डेटा सामने आ रहा है, मैं CNN को जो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि एक तो ये कि नौजवान वोटर्स, उनकी बड़ी तादाद ने वोट डाला, फिर $1 लाख से जो कम आमदनी वाले अफराद हैं, जो कम कमाते हैं, उन्होंने भी वोट डाला, और कम तालीम याफ्ता अफराद, उन्होंने भी जो है वो बड़ी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने नब्ज पे हाथ तो रखा ना। देखें, बिल्कुल रखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि जी मैं मईशत अच्छी कर दूंगा। तो वो जो बेरोजगार नौजवान हैं वो कह रहे हैं अच्छा चलो, हमें नौकरी मिलने का या हमारे लिए कोई रास्ता खुलने का इम्कान है, हम जाते हैं इसकी तरफ। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से उन्होंने वोट दिया, ये भी हर जगह होता है कि कुछ लोग किसी से नाराज़गी में वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं मैं फलां का हामी नहीं हूँ लेकिन फलां का बहुत मुखालिफ हूँ। तो ये भी बहुत हुआ है नौजवानों में, खास तौर पे कि उन्होंने कहा हम डेमोक्रेटिक पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया। वजह क्या बनी आपके ख्याल में, यानी कि कामला हैरिस की शिकस्त की? क्या जो उनको कम टाइम मिला उनको मुहिम चलाने का, या फिर जो बोझ तले दब गई वो जो बाइडेन की पॉलिसीज के? नहीं, एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। देखें ना, अमेरिका जो अमेरिका की सफ़ेद फार्म आबादी है उसमें ये एहसास पाया जाता है कि हमारा जो एक तशख़्ख़ुस था वो तशख़्ख़ुस अब मिट रहा है। एक ज़माना था कि अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहा जाता था, तो दूसरे मुल्कों से लोग आते थे लेकिन वो फिर अमेरिकन बन जाते थे। अब उनको ये महसूस होने लगा है कि नहीं, ये तो अपने अपने महल्ले बना लेते हैं, अपना इलाका बना लेते हैं, अपनी ही ज़बान बोलते रहते हैं, ये अमेरिकन दिल से नहीं बनते।
और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका रंग भी उनसे नहीं मिलता, तो वो और ज़्यादा उनके बारे में तशवीश में मुब्तला हैं। एक तो बहुत बड़ा सबब ये है, यही 2016 में भी था, ये इस बार भी है, ये 2020 में भी था। दूसरी तरफ एक सबब यह है कि माशी तौर पे अमेरिका में, यानी अमेरिका ग्रो कर रहा है, और मगर उस ग्रोथ में कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती चली जा रही है और कुछ लोगों के मौके कम होते चले जा रहे हैं। सनती जो मईशत थी वो ख़त्म हो गई है, ज़राअत में अब उतना पैसा नहीं रहा, और ये लोग वो हैं जो कॉलेज एजुकेटेड नहीं हैं, तो इसलिए इनको उस तरह के जॉब्स नहीं मिलते कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो। तो इनको अगर कोई आदमी आके उम्मीद दिला देता है कि मैं तुम्हारे लिए नई फैक्ट्रियां बना दूंगा, बजाय इसके कि उनसे खुल के बात करे कि भाई तुम्हारी रिट्रेनिंग होगी, कोई नई चीज सीखो, ये ज्यादा आसान है कहना कि तुम्हारी फैक्ट्रियां फिर खुल जाएंगी। यही उन्होंने 2016 में कहा था, और खुल नहीं सकी थी फैक्ट्रियां। लेकिन इस बार लोगों में फिर एक बार उम्मीद हो गई कि जो उम्मीद बेचने वाले हैं इनको भी तो कोई फन आता है ना जी हर वो जगह। तो हुसैन साहब, वो तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने लिखा है कि उनका जो यानी नाई था वो उनकी हजामत के लिए जब आता तो भुट्टो का जिक्र शुरू कर देता। तो उन्होंने पूछा, भाई ये भुट्टो क्यों? उन्होंने कहा जी आप उन्हें गरीबों के लिए ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। उन्होंने किया तो कुछ नहीं है, ना कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा जी लोग समझते हैं नाम तो ले रहा है ना गरीबों का, अगर कुछ कर नहीं रहा। बिल्कुल, वो इसके ऊपर इसी का एक वर्जन है, हमारे एक बुजुर्ग थे वो सुनाया करते थे। वो कहते हैं कि उनकी भी अपने मुलाजिम से बात हुई जो भुट्टो साहब का हामी था, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने वादे तो पूरे नहीं कर सकेगा। उन्होंने क्या जी, कुछ देवे ना देवे कहंदा ते है तो साड़ी गलत करता है। वही वाली बात यहाँ है कि वो हमारी बात तो करता है, तो वो उनको ये लगता है कि जो बाकी लोग हैं ये एक अपनी दानिश्वरी बगाड़ते रहते हैं, इल्मी किस्म की बातें करते हैं, नजरी बातें करते हैं। ये आदमी आके हमसे हमारे लहजे में बात करता है। आप ये भी नोट करें कि बाकी लोगों का लहजा जो है, वो जो पढ़े लिखे लोगों का, महजब लोगों का लहजा है, वो अलग होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, हालांकि उस तबके से ताल्लुक नहीं रखता, अरबपति आदमी, लेकिन वो भी उनके लहजे में बात करता है, लोग खुश हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि 4 साल में कितनी तब्दीली ला सकेंगे। चंद तब्दीलियां तो ले आएंगे, मसलन ये कि बजट दिफा का कम कर देंगे, क्या नाम है, मगर उसका भी नतीजा ये होगा कि उससे बेरोजगारी होगी, क्योंकि दिफाई सनतें जो हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। चीन के साथ ज़रूर महाजराई करेंगे वो, ख़ास तौर पे इक़्तिसादी मैदान में उन पर कुछ तिजारती महसूल लगाएंगे, इस किस्म की चीज़ें वो करेंगे। ईरान के साथ कोई नर्म रवैया होगा? और ईरान के साथ बिल्कुल नर्म रवैया नहीं होगा, क्योंकि वो इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं, लेकिन इसराइल की हिमायत का मुजाहरा किस तरह करें कि जिसकी वजह से अरब नाराज ना हो। तो एक ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अरब और इसराइली मुत्तफिक हो सकते हैं, वो ईरान की मुखालफत है, और वो ईरान की शिद्दत के साथ मुखालफत करेंगे, जैसी उन्होंने पिछली बार भी की थी। अभी इसराइल बॉर्डर भी सील कर सकेंगे क्या? देखिए, अमेरिका का बॉर्डर सील ना होने के असबाब जो हैं वो बड़े तबई किस्म के हैं। वो कोई इन्होंने दीवार भी बनाई थी तो लोगों ने वो दीवार भी फैलाना शुरू कर दिया। मसला यह है कि जब तक लोगों को ये लगेगा कि अमेरिका जाकर हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, कोई ना कोई तरीका ढूंढ के अमेरिका चले जाएंगे। आप देखिए, लोग हमारे यहाँ से जाते हैं, पाकिस्तान से कश्तियाँ डूब जाती हैं, वो जाते हैं तुर्की, तुर्की से कश्तियों के जरिए वो यूनान जाके और यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि बहुत मुख्तलिफ ममालिक में जो हालात हैं उसके मुकाबले में लोगों को ये ख्वाब अच्छा सा नज़र आता है, और सुनते हैं अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कि भाई वो फलाना गया था हमारे गांव से, तो वो तो अब 4 टैक्सियों का मालिक है यूरोप में, तो या 10 गाड़ियों का मालिक है, 2 दुकानें उसकी चलती हैं। तो फिर लोग अपनी मुस्तकबिल ढूंढने वहाँ जाते हैं। इस मामले में जो समझदार अमेरिका की पॉलिसी एक ज़माने में थी कि दूसरे मुल्कों की इस तरह से मदद करो कि उसके नतीजे में लोगों को हमारे यहाँ ज़्यादा आने की ज़रूरत ना पड़े, वो पॉलिसी जो है वो ख़त्म करना। ये मतलब बाज़ औक़ात लोग तज़ादात में बात करते हैं, वो चाहते हैं कि माइग्रेशन ना हो, लेकिन माइग्रेशन के हालात को कम करना नहीं चाहते, तो लोग तो किसी ना किसी तरह से पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान के जो हामी हैं उनको तो तवक्को है कि आप जेल का फाटक खुल जाएगा, और उधर हसीना वाजिद के हामी हैं वो भी तवक्को लगा के बैठे हैं, तो क्या कोई ऐसा होगा, कोई इधर सूरत हाल में तब्दीली होगी, कोई इमरान खान के दिन फिरेंगे, कोई हसीना वाजिद को रिलीफ मिलेगी?
देखिए, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। आप अगर अंदरूनी सियासत के ऊपर मुतासिर नहीं हो पा रहे, तो फिर ये उम्मीद कि कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर देगा ना। रिश्तेदारी है उनकी हसीना वाजिद से, ना इमरान खान से उनका कोई बहुत करीबी और मोहब्बत का ताल्लुक है। एक दफ़ा वो इमरान खान साहब से मिले हैं, शायद दो चार बार फ़ोन के ऊपर बात हुई हो। हसीना वाजिद के साथ तो वो मामला भी नहीं है। ये उम्मीदें लोग असल में अपने लोगों की को खुश हौसला। रखने के लिए, उनकी हिम्मत, हाँ, उनको हौसला दिलाने के लिए ये उम्मीदें पैदा करते हैं। आज तो जो बाजी अलीमा खान है, उन्होंने भी कहा है कि भाई वो कौन सा हमारा अब्बा लगता है कि हम उसकी तरफ देखना शुरू करें अपने लोगों को समझाने के लिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं, वो क्या बेचें? मतलब ये है कि सर, खासतौर पे जो जुल्फी बाहर बुखारी जाके साहब जो बैठ हैं गए वो हैं। तो बाकायदा बानी पीटीआई के बिहाफ पे उन्होंने मुबारकबाद दे दी है बाकायदा तौर पे, इन्होंने, जुल्फी बुखारी जुल्फी साहब ने। बुखारी ने। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताएं, जुल्फी बुखारी साहब बैठे हैं लंदन में, वो वहां से अपना, उनको कुछ तो दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वो पाकिस्तान में तो इनकलाब ला नहीं पा रहे। तो अब वो ये कहते हैं कि जनाब जिन्होंने निकाला था वही हमें वापस लेके आएंगे। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरजीहात में कहाँ है पाकिस्तान? पूरी इंतखाबी मुहिम में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। पूरे 4 साल जब वो सरबराह रहे तो शुरू में उन्होंने पाकिस्तान पे बहुत खुलकर तनकीद की, आपको याद होगा। फिर उनको किसी ने कहा कि भाई वो इमरान खान आपसे मिलता जुलता आदमी है, तो इसलिए इमरान खान को बुला लो। उन्होंने इमरान खान को दावत दे दी, वो मिल लिए। लेकिन उनसे मिलने के बाद भी क्या कोई ताल्लुकात में कोई बहुत बेहतरी आई थी? पूरे उस अरसे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान में सफीर तैनात नहीं किया, शायद आपको याद ना हो। पाकिस्तान में सफीर नहीं था, सफीर के दर्जे का आदमी नहीं था। तो वो, उनकी तरजीहात अलग हैं। हाँ, अगर उनको लगा कि मेरा कोई काम इनसे निकल सकता है, तो फिर वो यकीनन खुद को चार आदमी ढूंढेंगे, चाहे वो जुल्फिकार बुखारी ही को ढूंढें और उनसे कहें, या आपको या मुझको ढूंढें और कहें भाई ढूंढो और इस आदमी के साथ मामला कराओ। अच्छा, तो लेकिन अमेरिका की क्या ज़रूरत हो सकती है, यानी कि वो उसको वही क्या? मैं कह रहा हूं ना, मैं हाँ। उस तरफ आ रहा हूं। लेकिन वो जरूरतों पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर अमरीकी जरूरत पूरी करने के लिए खान साहब की रिहाई अमल में आई, तो फिर तो ये जो खान साहब की पूरी हिमायत है, वो तो इस बयानिए के ऊपर है कि वो एब्सोल्युटली नॉट वाले आदमी है। तो जब एब्सोल्युटली नॉट वाला आदमी एब्सोल्युटली यस के लिए आ रहा होगा, तो उसकी तो हिमायत उसी तरह से गायब हो जाएगी जैसे हमने कुछ और लोगों की हिमायत को कम होते देखा है। तो ये उनका एक मसला सियासी होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान का मसला एक और ये हो गया है कि मीडिया के इतने चैनल हैं, हर एक को कुछ ना कुछ खबर देनी है। फिर यूट्यूब के इतने चैनल हैं, हर एक को कोई खबर देनी है। सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चलना है, तो कहानी तो चलती रहेगी कि हाँ जी यूं हो रहा है, यूं होगा, ये होगा। असल है, अंग्रेजी का मुहावरा है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो के उसका जायका तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर रिहा हो गए खान साहब और ट्रंप साहब के कहने से रिहा हुए, तो फिर आप और मैं एक और शो कर लेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो गया। फिर सर वो अच्छा, मुदाखलत आप भी हो जाएगी ना। लेकिन हुसैन, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सही। हुसैन, आप ये बताएं कि आप पाकिस्तानी सियासत पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये 26वीं तरमीम हुई है, आर्मी चीफ की जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा होगा इससे? देखें, इस्तेहकाम तो उसी वक्त पैदा होता है जब मुल्क में लोगों के दरमियान रूल्स ऑफ द गेम पर एग्रीमेंट हो और हर एक ही रूल्स, सेट ऑफ रूल्स ऑफ गेम्स के साथ चले। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रूल्स ऑफ द गेम की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जियां की हैं माजी में, अभी भी करते हैं वो। लेकिन वो मतलब ये कि यूं समझिए कि जैसे कोनी मारते हैं लेकिन गिराते नहीं हैं किसी चीज को। ठिबी नहीं मारते। हाँ, तो ये हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई ना कोई एक तो उस सिस्टम से उसको हम निकाल के इस तरह खड़ा कर देते हैं कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि किसी के साथ मिलके किसी और को निकाले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे सिविलियन इकट्ठे हो गए हों और कहें भाई हमने इस निज़ाम को चलाना है और थैंक यू वेरी मच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप अपना काम करें, जस्टिस साहब आप अपना काम करें, ये आइन में आप लोगों के लिए हुदूद हैं, ये आपके तरीका है, बिस्मिल्लाह करके ये करें, हम आइन को इकट्ठा बचाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी बात है, सन 72 में सिविलियन हुकूमत थी कि अपने मुखालिफों को कैसे कुचला जाए। जब मुखालिफों को कुचला तो मुखालिफों ने पीछे पीछे जाके बातचीत शुरू कर दी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये जब तक दरवाज़ा बंद नहीं होगा तब तक इस्तेकाम तो पूरी तरह नहीं आता। लेकिन
अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आर्जी तौर के ऊपर हुकूमत ने क्या अपने लिए इंतजाम कर लिया है कि फौरी जो उसके चैलेंजेस थे उनसे डील कर लिया जाए, तो लगता है कर लिया है। अब एक्सटेंशन का रौला नहीं होगा आर्मी चीफ की कम से कम 2027 तक। और जो जजेस उनके जरा खिलाफ चल रहे थे वो भी अब डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आईनी अदालत बन जाए, आईनी बेंच बन जाएगा, दूसरी तरफ जजों की तादाद बढ़ जाएगी। मगर जब तक तमाम मामलात के ऊपर जमहूरी रवैये के साथ काम नहीं किया जाएगा, मामलात ठीक होंगे नहीं। ये तो बड़ी आरजू है, अब क्या करें। ये तो आरजू बस हम कर रहे हैं, लेकिन आरजुओं से फिरक करती हैं तकदीरें। ये आरजू भी बड़ी चीज है शामी साहब, ये आरजू भी बड़ी चीज है, मगर हमदम विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं। तो ये आरजू तो आप और मैं पता नहीं कब से रखते हैं। चलिए, हमारी मुलाकात पहली बार 1969 में हुई थी, तब से हमारी आरजू यही है, पूरी होती नजर नहीं आ रही। चले, अल्लाह आपकी आरजू पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है, और मेरा ये ख्याल है कि उसकी वजह से हुकूमत भी आर्जी तौर के ऊपर किसी इमीडिएट खतरे से निकल चुकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन। उम्मीद पे दुनिया सर कायम है। अब वो देखे ना हमारे जो हिंदू वैदिक वाले वो जो प्रेडिक्ट कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या पेशगोइयां, और हमारे दूसरे हंगामे हो जाएंगे, हंगामे हो जाएंगे, ऐलान नहीं हो पाएगा, आराम से इंतखाबात हो गए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कोई हंगामा सर, ना कोई मुदाहरा हम लोग कर रहे थे, ना कोई फसाद, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो एक जॉर्जिया रियासत है, वहाँ फुलटन काउंटी से खबर आई थी कि जी बम की इतला झूठी निकली, वो भी कुछ भी नहीं। हम अपने, हमारा कोई सानी नहीं है। हम अपने हालात पर अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम ऐसे ही मवाजना लोगों का करते रहते हैं अपने हाल से। हमारी दुनिया और है, वो दुनिया और है। हमने इलेक्शन जो है उसमें उनको मानना नहीं है, हार गए तो नतीजा नहीं मानना, जीत गए तो फिर हमने हारने वालों को चैन नहीं लेने देना। चले, अमेरिका जो है, हम तो, मैं तो हंसता था उनसे कि भाई पाकिस्तान तो अमेरिका नहीं बन सका, लेकिन हमारे कई दोस्त वहाँ जो हैं अमेरिका को पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन लगता है इसमें नाकामी हो गई है एक बार फिर। चलें सर, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, सर एक तरफ तो जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है वो कह रहे हैं हतमी मरहले में दाखिल हो गया। आपको याद होगा वो एक जो जेरा होनी थी एक गवाह पे, वो होके ही नहीं दे रही थी, वो बहरहाल आज खबर आई है कि वो जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब देखते हैं कि हतमी मरहले में किस तरह से जो है वो मामला ये आगे बढ़ता है। सर दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही। पहले कह रही थी कि जी हम जो है वो 3 दिन का जो है वो मैंने पेशावर का जलसा कैंसिल किया, कह रहे थे सवाबी में हम वहाँ पर इज्तिमा करेंगे, धरना देंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं जी, सिर्फ जो पेशावर रीजन के वर्कर्स हैं वो शरीक होंगे और सवाबी जलसा जो है वो 1 दिन का होगा। क्लैरिटी 9 नवंबर को, जी हाँ 9 नवंबर को जलसा करेंगे और फिर वार्निंग दे देंगे और उसके बाद खान साहब जो हैं हतमी तारीख देंगे और उनको रहा कराएंगे। आबिद हमीद साहब, सर ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आबिद साहब ये बताइए कि ये गंडापुर साहब जो हैं वो हर कीमत पर रहा कराना चाहते हैं, 9 तारीख का जलसा है उसमें करारदाद मंजूर कराना चाहते हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको, उनके तेवर क्या हैं, किस तरह से रहाई कराएंगे? जी देखें करारदाद तो ये पहले असम्बली में भी मंजूर कर चुके हैं, जिसकी अहमियत गालिबन इस करारदाद से ज़्यादा होगी। लेकिन फिर आप देखें उसके बाद क्या हुआ। जो बेसिकली जो सब पीटीआई है, एक तो अंदरूनी शदीद इख्तलाफात के शिकार है, कन्फ्यूजन के शिकार, और एक गैर यकीनी किसी कैफियत इन पर छाई हुई इस टाइम पर। इन्होंने पहले पेशावर में जलसे का ऐलान किया, उसके लिए तारीख़ दी, फिर वो मनसूख करके फिर दूसरी तारीख़ दी,
फिर उसके बाद वो जो है तीसरी तारीख जो है सवाबी में 9 नवंबर की दी और उसमें 3 रोज़ा धरने का ऐलान किया गया। लेकिन जो हमारी इतलात हैं, जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो शाम को जो एक इजलास हुआ था जिसमें पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर के ज़र सदारत, उसमें इस चीज़ की मुखालफत की गई है और उनको कहा गया, जो पार्लिमानी लीडर्स की तरफ से कहा गया कि ये जो बार बार जो हम जा रहे हैं और उससे कोई हासिल भी नहीं हो रहा है, तो अगर आप ये धरना सवाबी के बजाय इस्लामाबाद या पंजाब में कहीं देते हैं तो उसके फ़ायदा ज़्यादा होगा, बजाय इसमें कि हम 3 दिन सवाबी में ज़ाया करें। वज़ीर आला की ख्वाहिश थी कि वो सवाबी में जलसा हो, ये धरना हो, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है इसकी मुखालफत की गई। दूसरा जो मसला जो बना हुआ है वो अखराजात का है। MNAs MPs जो हैं वो बाकी भारी अखराजात कर रहे हैं, वर्कर्स को लाना, गाड़ियों का अरेंजमेंट करना, ये सारा उनको हवाले किया जाता है। तो अब जो ये जलसा हो रहा है ये इतना सुकड़ गया है कि अब ये सिर्फ पहले मुल्क भर से लोग आने थे, अब सिर्फ 7 अजला से यहाँ पे इनमें लोग शिरकत करेंगे और अगर कोई MNA MPA किसी मुल्क के दूसरे हिस्से से आना भी चाहता है तो वो बगैर वर्कर्स के आ सकता है, वो शिरकत कर सकता है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। तो करारदाद ये लोग लाएंगे, उसमें एक बार फिर जो है वो कहा जाएगा, रिहाई के हवाले से कहा जाएगा, उसके बाद जो है वज़ीर आला धरने का प्लान सरकारी डिसाइड होगा, जो सरकारी खजाना है उसी का मुंह खोलना पड़ेगा। सर अभी तक तो कह रहे थे गंडापुर साहब सारा खर्चा उठाते हैं, जो भी कोई जलसा होता है। आबिद साहब, गंडापुर साहब खुद खर्चा उठाते हैं अपनी जेब से। तमाम खर्चा अगर अखराजात की हद तक अगर आप देखें तो जो अखराजात होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं MNAs MPs के ऊपर। जो बाकी सरकारी वसाइल होते हैं जैसे गाड़ियों की अरेंजमेंट हो गई, सरकारी गाड़ियाँ जो उसमें थीं उसमें, और उसमें जो लवाजमात थे वो बेशक वो वज़ीर आला भी कर रहे थे, लेकिन जो इस्लामाबाद डी चौक धरना जो हुआ था और उसके बाद जो हालात पेश आए थे अब वो पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं। अब वहाँ पे सरकारी अफसरान पे भी बड़ा शदीद दबाव है और अगर पहले भी हुकूमती जो अहकामात थे, जो ज़ुबानी कलामी अहकामात दिए गए थे और उस पर जो है वो सरकारी गाड़ियाँ भेजी गई थी, सरकारी अफसरान को भेजा गया था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। अब अगर हुकूमत की जानिब से इस किस्म की कोई डिमांड की भी जाती है मुतअल्लिक़ा इंतज़ामी अफसरान से, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक बाकायदा तहरीरी तौर पर उनसे जो है वो मांगा जाएगा कि आप हमें तहरीरी तौर पर हुक्म दें, उसके बाद जो है हम जो है सरकारी वसाइल आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो जो लोग हुए थे सरकारी के पुलिस के इस्लामाबाद में, उनको तो बड़ी राह पे पहुंचे हैं, उनको तो बड़ी शाबाश मिली है, उनको तरक्कियां देने का ऐलान किया है, उनको पैसे भी नकद दिए हैं। हुकूमत ने बड़ी तनकीद की उस पे सर कि ये किसने तनकीद की? ये कर रहे थे हुकूमत, तारड़ साहब कह रहे थे कि ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि वहाँ लोग इस तरह, मतलब वो जो लोग जो उनके साथ गए थे पुलिस के 1122 के, कोई बगावत करने तो नहीं गए थे ना, वो तो अपने वजीर आला के हुक्म पर उनकी ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, तो वो तो बगावत, आप ये तो नहीं कह सकते वो कोई बगावत करने गए थे। वज़ीर आला ने कहा मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, मेरे साथ चलो, आ जाओ, 1122 वाले भी आ जाएं और मुझे यानी गार्ड करने वाले भी आ जाएं, हिफाजत करने वाले भी आ जाएं, तो सब लोग चले गए। तो उन्होंने तो उनकी हुक्म अदूली नहीं की और ताबेदारी की, उनके हुक्म बजा लाए। तो उन बेचारों को अगर इनाम मिलता है तो वो कोई दावा बोलने थोड़ी गए थे। अच्छा, हाँ, वो तो सियासी कारकुन तो नहीं है, वो तो हुकूमती मुलाजम है, तो इसलिए उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे तलाल चौधरी साहब गुस्सा कर रहे थे या तारड़ साहब कर रहे थे, मुझे तो क्या गरीब आवाम पे इतना क्या गुस्सा, तो बेचारे मजबूरी में आ गए जब उनको वज़ीर आला ने कहा कि हमारे साथ चलना होगा। जाहिर है सरकारी वो है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं जी। ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसने सर एक तो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है लाहौर। अब तो उन्होंने कहा है कि लाहौर में, गुजरांवाला में, मुल्तान में जी अब मास्क पहनना लाजिम होगा। लाजिम है, नहीं तो आप मीथेन जो है वो इनहेल करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है मुद्दत में तौसीक़ कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो क्या फरमा रही थी, आज जरा दिखाते हैं। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है, बल्कि हम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, ए लेवल्स तक हम स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। 900 पेशेंट कल हस्पताल के अंदर
दाखिल हुआ है इन एडिशन, जो कि सिर्फ लाहौर में। अगर आपने मास्क आज के AQI के ऊपर नहीं पहना हुआ तो आप मीथेन को इनहेल कर रहे हैं, जो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। शहरियों से भी अपील है कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकले। मास्क लाजमी शामी साहब। मेहनत तो कर रही है मरीम औरंगजेब, लेकिन अब जो ऑनलाइन जो स्कूल लगाए जाएंगे, तो जो सरकारी स्कूल हैं उनके जो बच्चे हैं उनमें से उनके पास कहाँ है लैपटॉप, उनके पास कहाँ स्मार्टफोन है सारों के पास, बिल्कुल, कि वो ऑनलाइन जो है क्लासेस ले सकें। सर इवन जो प्राइवेट हैं वो भी, हमारे बच्चे भी जब ऑनलाइन होते हैं तो वो हमारे ही फ़ोन ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाहर तो उनका तो कोई बंदोबस्त हो सकता है ना, आपके फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जिनके पास है सब लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो ये ठीक है। इंटरनेट भी सर एक अलग ही मसला ज़ाहिर है। अच्छा सर ये तो अब इसका कोई मुदावा तो करना है ना, ये जो मुश्किल आन पड़ी है। अब अभी तो आप देखें जगह जगह लोग फसलों की बाकियात जला रहे हैं। अब भी ये हाल है, धुएं वाली बसें चल रही हैं, और फिर जो धुआं जो है वो आ रहा है मशरकी पंजाब से, वहाँ से भी आ रहा है, और समोग सर वो कह रही थी ना मरियम नवाज साहिबा के वो सोच रही हैं ख़त लिखने के बारे में वज़ीर आला पंजाब। 2 हिचकियों में हो गया, बीमार गम तमाम, दिल देखते रहे वो जिगर देखते रहे। वो मशरकी पंजाब की हुकूमत क्या करेगी, वो भी बाकियात वहाँ फसलों की जलाई जाती हैं, उनके इधर की चलती हैं, धुआं यहाँ छोड़ देते हैं वो। ठीक है सर, इसका जाहिर है एक तो ये तो इक़दामात हो गए कि स्कूल बंद करें, को लिख रही हैं वो, अब पता नहीं कब चिट्ठी जाएगी, कब जवाब आएगा। फिलहाल तो वो खुद जा रही हैं सर यूरोप, नवाज शरीफ साहब भी। हाँ अच्छा, चेकअप कराना ना। जी चेकअप सर, उनकी तबीयत सही नहीं है, कुछ गले का मसला है। अच्छा सर, नसीमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, माहिर माहौलियात भी हैं और साबिक डायरेक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, क्योंकि मुस्तकिल इसका हल क्या है ज़रा उनसे हम ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीमुर रहमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कोई आप ये हमारे सलमान साहब कह रहे हैं जी मुस्तकिल हल बताएं क्या है। हाँ आप मुस्तकिल हल है तो फौरी तौर पर। जी मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये मामला आपको पता है पिछले 7 सालों से 2017 से ऑनवर्ड आज 2024 तक अक्टूबर एंड से नवंबर एंड तक आ रहा है। यानी अक्टूबर एंड से लेके नवंबर एंड तक हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस 1 माह के अरसे में ये राइज कर जाता है और ये 500-600 तक चला जाता है। इसकी पहली बात तो है कि ये क्या क्यों हो रहा है ये सारा, इसकी 2 रीजन है। एक तो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, आपको पता है कि दुनिया पूरी इस तरफ इस क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से परेशान है, लेकिन उसमें अफेक्टी सबसे ज्यादा हमारा मुल्क है। हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, बट हम अफेक्ट होने वालों पहले 10 ममालिक में से हम हैं। वो दुरुस्त है आपकी बात, यही वजह को मुदावा तो हो। हाँ। जी मैं अर्ज करता हूँ। और दूसरी जो इसकी मेन ये जो 1 महीने का जो पीरियड जो मैंने अर्ज किया, जो हमारा मुशाहिदा है पिछले 7 सालों का, क्योंकि बाकी सारी कसाफतें, गाड़ियों की आलूदगी है, फैक्ट्रियां हैं, भट्टे हैं, या और डस्ट पोल्यूशन है, या बहुत सारे जो अवामिल है, वो तो पूरा साल होते रहते हैं। मगर ये जो एक खास 1 महीना है 29-30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, इसमें जो हमारा इंडियन पंजाब और पाकिस्तान के जो 10 अजला हैं, पंजाब सेंट्रल पंजाब, यहाँ पे धान की फसल कटती है और उसके बाद गंदम की काश्त की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक हो रही है वो ये हो रही है कि हम वीट हार्वेस्टर से धान की फसल को काट रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वीट हार्वेस्टर है वो जब काटता है तो 1 फुट 1.25 फुट का तना रह जाता है। आज से कुछ साल पहले हाथ से कटाई होती थी, उस वजह आग नहीं लगाई जा सकती थी। अब चूंकि वीट हार्वेस्टर से हो रहा है, उस वजह से वो जो 1-1.5 फुट का तना बच जाता है वो बिल्कुल एक धागे की तरह होता है, और साथ गंदम काश्त करनी होती है। तो उस तरफ पंजाब में भी और इस तरफ पंजाब में भी फौरी तौर पर आसान हल ये समझा जाता है कि इसको आग लगा दी जाए। अच्छा, जो सुपर सीडर्स भी तो अभी कहा जा रहा था कि ये दिए जाएंगे 10,000 सुपर सीडर्स जो हैं, तो वो भी कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। जी मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था कि हमारा और उनकी तरफ 90% से ज्यादा जो किसान है वो 2 से 3 एकड़ वाला है, बड़ा जमींदार कम है, वो खुद मशीनरी नहीं खरीद सकते है, अच्छी मशीनरी। तो हुकूमत पंजाब ने एक अच्छा काम ये किया है कि 5,000 सुपर सीडर लेके दिए जा रहे हैं, जो उसमें से 1,000 तो अब दे चुके हैं, लेकिन अभी वो जब पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके कुछ फवायद अच्छे
रिजल्ट आने शुरू होंगे। लेकिन इस एक महीने का एक और जो एक इन्वायरमेंटल हमें जो इम्पैक्ट आता है वो ये है कि हम अक्टूबर का पूरा महीना, पिछले 7 सालों में हमने ये भी मुशाहिदा किया है कि इसमें विंड डायरेक्शन अक्टूबर के महीने में हमारी साइड से इंडियन साइड पे रहती है और दिल्ली ज्यादा अफेक्ट होता है, हमारी कसावतें भी उधर जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये फसलों की कटाई हो जाती है और ये जो पीरियड है 31 अक्टूबर के बाद जब ये आग लगाई जाती है, आग का प्रोसेस आता है, तो उस वक्त हमने देखा है कि विंड डायरेक्शन 29-30 अक्टूबर से हमारी तरफ हो जाती है। अच्छा, और नहीं इसमें वो जो खत का कह रही हैं मरियम साहिबा, तो क्या कह सकती हैं कि खत लिख के जो है वो फिर क्या, यानी कि हिकमत अमली, हाँ हिकमत अमली जो है भाई ऐसी हिकमत फौरी तौर पर कोई आप इस पे फौरी इलाज नहीं है इसका। अच्छा, नहीं जी इलाज है। अच्छा, कि इनको ये वीट हार्वेस्टर को बैन किया जाए और जैसे कबूटा मशीन है या ये जो सुपर सीडर टाइप इस तरह मशीन है इनका यूजेस किया जाए ताकि किसान को बाद में इसको आग ना लगानी पड़े, बल्कि ये सब्सिडाइज रेट पे 100% सब्सिडाइज रेट पे आपको किसान ये काम मशीनरी देनी पड़ेगी। ये काम बशर्ते पंजाब में भी करना होगा और मगरबी हमारे पंजाब में भी करना होगा एक साथ, यानी कि दोनों। ये मसनूई बारिश का भी कह रहे थे, तो ये भी कोई मसनूई बारिश तो हर वक्त तो नहीं कर सकते ना, महंगा जी। मसनूई बारिश तो बिल्कुल एक टेम्परेरी हाल है ना कि वो तो एक दिन उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, उसके बाद तो फिर उसी तरह ही सारे मामला हो जाएंगे। चले ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम रहमान साहब। लगाइए, घर से कम निकलिए अभी सर, और खुले मैदान में ना आइए, घरों में रहिए, दफ्तरों में रहिए और मास्क लगाइए। ये तो एहतियाती तदाबीर करें तो आप फायदे में रहेंगे। इसका फौरी इलाज या फौरी हल मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, हमने अभी है 2 मिनट में बस ये जानना था, जो एजुकेशन ज़ाहिर से जो बच्चों की मुतासिर हो रही है, तो आपने भी जाहिर सी बात है उसका जिक्र किया, तो उसका कोई यानी कि कोई हल फिर नहीं है? नहीं, कोई हल नहीं, किसी किस्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, चलें। हर चीज़ का हल नहीं होता, यानी फौरी हल नहीं होता। हाँ। उसके लिए देरपा इक़दाम करने होते हैं। ठीक है, और ये देरपा इक़दाम करने पड़ेंगे। अपने गाड़ियाँ इतनी हैं, मोटरसाइकिलें इतनी हैं, धुआं छोड़ा जा रहा है, फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं और भट्ठे जो हैं वो अभी तो उनका भट्ठा भी बिठाया जा रहा है। हुकूमत इस पर लगी हुई है, लेकिन ये बरसों की गफलत जो है एक चुटकी बजाते तो हल नहीं होगी। जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो करें और दूसरी तदाबीर जो हैं वो रफ्तार तेज़ करें, मामला को काबू करने की कोशिश करें। ठीक है, चलें सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाज़रीन, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।